क्रम में हम लगातार अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के साथ चर्चा कर रही हैं। सबसे पहले सुनीता मैम की तरफ से उनके किस तरीके से राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया, कैसे राजनीति में महिलाओं के लिए आगे रास्ते खुलेंगे, उसके बारे में चर्चा की गई। क्योंकि और भी जो सारे गेस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं वो सभी महिलाएं हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी भागीदारी निभा रही हैं। अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारे साथ खास मेहमान रहेंगी सुधा यादव जी, जो मेंबर बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की है। एनर्जी पार्टनर इंडियन ऑयल, फूड पार्टनर नीलकंठ स्टार, वेन्यू पार्टनर पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समालखा पानीपत, प्रिंट पार्टनर आज समाज, डिजिटल पार्टनर इंडिया न्यूज हरियाणा.com। बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच पर आने के लिए। मैं आपके बारे में अपनी टीम से बात कर रही थी। आपने बड़े संघर्ष देखे हैं जीवन में और बहुत सी चुनौतियां भी रही हैं, लेकिन आपने खुद को प्रूव करके दिखाया है और आपकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से आपको जिम्मेदारियां भी मिली हैं। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी वो स्टोरी जिसमें नरेंद्र मोदी आपके पास आते हैं। उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं थे, आज तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और अपनी माँ के दिए हुए 11 रुपए आपको देते हैं कि लीजिए ये मेरी तरफ से सहयोग है। और उसके बाद लोगों का सहयोग आपकी तरफ आगे बढ़ता रहा और फिर आपने पीछे मुड़कर देखा नहीं। इस कहानी के साथ ही आज के सेशन की हम शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत मन को छूने वाली कहानी से मेरे जीवन की शुरुआत कराई है। 1999 के अंदर आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन कारगिल वॉर, और उस समय मैं टीचिंग के प्रोफेशन में थी। 2 छोटे बच्चे थे, एक 3.5 साल का बेटा और 7 साल की बिटिया। और ये लग रहा था कि अब जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के अनेकानेक नेताओं ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया कि मुझे पार्टी में आना चाहिए और आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। और इसे संयोग कहिए कि उसी समय अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी और चुनाव दोबारे हमारे सामने आ गए थे। डिसीजन बहुत कठिन था, क्योंकि एक ऐसा परिवार जिसका राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो और लगभग परिवार के सभी सदस्य सेना में कार्यरत हों। 11 सैनिक अधिकारी उस समय मेरे परिवार में थे और सब लोग दूर दराज के क्षेत्रों में पोस्टेड थे। तो किसी को ऐसा लगता नहीं था कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करते करते मेरी बातचीत, टेलीफोनिक बातचीत आदरणीय नरेंद्र भाई से कराई गई। और मैं तो यही कह सकती हूँ कि एक ऐसा करिश्मा था कि उन्होंने फ़ोन के ऊपर मुझे कन्विंस कर लिया कि मुझे जॉब छोड़ करके राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए और आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। मैं 1999 का चुनाव उन्होंने मुझे लड़ाया, और जिस अहिरवाल क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ी उस समय वहाँ पर 18 कैजुअलिटीज़ कारगिल वॉर की थी। माहौल भी था, 1 वोट से सरकार गिरी थी और मैं चुनाव लड़ कर के उन्होंने मुझे सांसद बनाया। जब चुनाव की टिकट की घोषणा हुई तो वो इलाके के लिए बहुत अप्रत्याशित था, और कौन हूँ इसको लोग जानना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके जो चिर परिचित लोग हैं, आपके नातेदार रिश्तेदार हैं, इन सब लोगों से आप अपने चुनाव की चर्चा करें। मैं जिससे भी चर्चा करती थी कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं था, क्योंकि किसी को लगता नहीं था कि ये चुनाव लड़ सकती है। जिसको कोई जानता नहीं है वो चुनाव कैसे लड़ेगा।
तो उन्होंने मुझे कहा जितना मिल सकती हो आप मिलो, और पहली कार्यकर्ता मीटिंग लेने के लिए मैं आपके पास में आऊँगा। पहली कार्यकर्ता मीटिंग उन्होंने गुड़गांव के अग्रवाल धर्मशाला के अंदर ली। हमारा चौटाला जी की पार्टी के साथ में गठबंधन था। दोनों दलों के कार्यकर्ता और दोनों दलों के नेता उस मीटिंग के अंदर आए थे और सबने अपने विचार उसमें रखे थे। मोदी जी ने भी शुरुआत इसी बात से कही कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी है, और ये वोट इसी इलाके का है, क्योंकि इस इलाके में हम कांग्रेस को हराने में कामयाब नहीं हो पाते। राव इंद्रजीत सिंह जी, जो राव वीरेंद्र के सुपुत्र हैं, वो वहाँ से सांसद थे, और अब इस बहन को यहाँ से जुटा करके भेजेंगे तो इस एक वोट की पूर्ति होगी, और इस पूर्ति के अंदर अटल जी की सरकार देश के अंदर दोबारा बनेगी। उसी में उन्होंने एक चादर, जो पहले से वो लाए हुए थे, मतलब मंगवाई हुई थी, उन्होंने एक चादर को बिछाया, उसके ऊपर एक कलश रखा गया, और उन्होंने कहा कि मैं प्रचारक आदमी हूँ, कभी कभी मेरा जाना आना होता है अपने परिवार के बीच में। तो 5-6 साल पहले जब मैं माँ से मिलने के लिए गया था, तो चलते वक्त उन्होंने 11 रुपये मुझे दिए थे, क्योंकि माँ होती है, स्वाभाविक है, वो बच्चे के प्रति एक स्नेह रखती है, और उन्होंने कहा था कि कभी तुझे आवश्यकता पर काम आएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो उन्होंने अपनी जेब में से वो 11 रुपये निकाले और उन्होंने कहा कि आज मुझे लगता है कि अपनी इस बहन को चुनाव लड़वा रहे हैं, और क्योंकि इनके पास में कुछ भी नहीं है, तो इससे अच्छा योगदान इन 11 रुपये का मैं जीवन में नहीं कर सकता। और उन्होंने कलश के अंदर 11 रुपये डाले, और वहाँ जितने लोग आए हुए थे उनसे ये आग्रह किया कि अपनी जेब के अंदर किराए को छोड़ करके जो भी पैसा आप लेकर के आए हैं, वो इसके चुनाव के यज्ञ में आप आहुति दे करके जाएं। और हम सब के लिए आश्चर्य का विषय था कि 1 घंटे के अंदर 7.5 लाख रुपए 1999 में उस चादर के ऊपर इकट्ठे हुए, जिससे मेरे चुनाव की शुरुआत हुई, मुझे चुनाव लड़वाया गया और मैं वहाँ से सांसद बन करके आई। और वो भी भारी भरकम अंतर से आप वहाँ से जीती थी। और ये आप बड़ी भावुक कर देने वाली भी ये पूरी स्टोरी है जो आपने शेयर की है अभी यहाँ बैठे हुए दर्शकों के साथ में। आज कभी या फिर उस समय के बाद कभी प्रधानमंत्री से चर्चा हुई? देखिए, अनेकानेक बार उनसे मिलना हुआ। हालांकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर के चले गए थे, लेकिन क्योंकि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही और 12 वर्षों तक मैं राष्ट्रीय मंत्री के दायित्व का निर्वहन करती रही, तो स्वाभाविक है कि बैठकों के अंदर आना जाना मिलना होता था। लेकिन राजनीतिक चर्चाएं कम होकर के व्यक्तिगत हालचाल की चर्चाएं ज़्यादा होती थी। और यही बात आपको दिल को छू गई और आप प्रधानमंत्री की उस बात को नकार नहीं पाई कि मुझे चुनाव लड़ना ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैसला सही था चुनाव लड़ने का? हाँ, मुझे लगता है सही था। और उसके बाद में मैं कई चुनाव नहीं भी लड़ पाई, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का एक अवसर मुझे बहुत अच्छा मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ करने को मिला। उस फैसले से मैं आज तक बहुत प्रसन्न हूँ। संसदीय बोर्ड का सदस्य होना छोटी बात नहीं है। बतौर महिला अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल रहा राजनीति में, क्योंकि अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, ये पुरुष प्रधान देश है। देखिए, महिलाओं को हर फील्ड के अंदर पुरुषों से दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, तब वो पहचान बना पाती है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से महिलाओं ने हर क्षेत्र में पहचान बनाई भी है, उनकी पहचान को पहचाना भी गया है। और पहले तो महिलाओं को सुना नहीं जाता था, अब महिलाओं को सुना भी जाने लगा है। सुनने से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर उनका कोई सजेशन आता था तो मुझे अनेक बार ऐसा लगता था कि उस सजेशन को जितना सीरियसली लेना चाहिए उतना सीरियसली कभी लिया नहीं जाता। हम कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी देखें तो उसके अंदर भी महिलाओं के और पुरुषों के समान दायित्व होने के बावजूद सैलरी के स्लैब्स अलग हुआ करते थे। वो समय भी था, लेकिन अब समय बदला है। महिलाओं ने भी प्रूव किया है और समाज ने भी उनके पोटेंशियल को स्वीकारना शुरू किया है।
कब से बदलाव आपको महसूस हुआ, कब से बदलने लगी चीजें महिलाओं के लिहाज से? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ये तय करा कि हम संगठन में 33% का रिजर्वेशन देकर के महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत सी महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आगे आने लगी। अनेक राज्य सरकारों ने जब ये तय करा कि हम लोकल बॉडी के अंदर 50% महिलाओं को टिकट देकर के चुनाव लड़वाएंगे, तो राजनीतिक क्षेत्र में पढ़ी लिखी महिलाएं बाहर आकर के और वो अपने काम को करने लगी हैं। एजुकेशन के अंदर जब महिलाओं को पढ़ने के लिए बढ़ावा देने का काम हुआ तो महिलाओं को एक पहचान बनने लगी है। और हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा चला, उसके बाद में महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है, बच्चियों की संख्या में, और उनके पोषण में, उनके स्वास्थ्य में, उनकी एजुकेशन में, और उनको समानता के अंदर एक दृष्टि से देखा जाने लगा है। और इसका तो जीता जागता एग्जाम्पल है, अभी हम महिलाएं का एक एपिसोड शूट किया था, उसमें 21 से 25 साल के बीच की 4 सरपंच हमारे उस एपिसोड में आई थी। और ये बदलते हरियाणा की तस्वीर है, बदलते देश की तस्वीर है, जहां महिलाओं को अब पूछा जाता है और हाँ सुना भी जाता है, जैसा आप कह रही हैं। लेकिन 1999 का जब आपने जिक्र किया, आपने कहा महिलाओं के लिए संघर्ष ज़्यादा रहता है, चुनौतियाँ ज़्यादा रहती हैं। आप तो सिंपल लाइफ जी रही थी, पति पत्नी 2 बच्चे थे, आप बतौर टीचर जॉब कर रही थी, अचानक से इतना बड़ा झटका जीवन में लगा। बतौर महिला जीवन कितना कठिन था, 2 बच्चे भी संभालने हैं, घर भी देखना है, फिर राजनीति में भी वक्त देना है। महिलाओं के लिए परिवार, समाज और संगठन, तीनों के बीच में सामंजस्य बिठाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन इस सामंजस्य के बिना आप किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर सकती। स्वाभाविक है कि महिलाओं के लिए थोड़ी कठिनाइयां हैं। शुरू में मुझे भी थोड़ी कठिनाइयां आई, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, फील्ड भी नई थी और वर्कलोड भी ज़्यादा था। लेकिन ये चीज़ें मैंने अपने संगठन के अनेक वरिष्ठ लोगों से सीखा, जैसे मोदी जी से संगठन में काम करना, राजनीतिक क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को कैसे काम करना, ये भी उनसे सीखा। और संगठन और समाज के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाना, ये मेरे आदरणीय सुषमा जी से सीखा था। और उन्हीं के सीख के ऊपर मुझे लगता है कि इस सामंजस्य को बिठाने में मैं कामयाब हुई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सामंजस्य अगर नहीं है तो जीवन में आप लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते या फिर उसकी तरफ आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ नहीं पाते। मैम, चूंकि कॉलेज में ही आज ये कार्यक्रम हमने रखा है, कॉलेज में जहाँ पर स्टूडेंट्स भी आपको सुन रहे हैं, यहाँ पर कई टीचर्स भी उनकी मौजूद हैं, आपने बतौर टीचर एक करियर देखा है, वहाँ पर अपनी सेवाएँ दी हैं। जब आप कॉलेज और स्कूल में थी, कोई टीचर ऐसी थी आपकी महिला जिनसे आप प्रभावित रही हो और वहाँ से ये ख्याल आया हो कि मैं टीचर बनूंगी? देखिए, पढ़ाई के प्रति मेरा बहुत पैशन था। एक मैं बड़ी साइंटिस्ट भी बनना चाहती थी। मैंने केमिस्ट्री में एमएससी पीएचडी आईआईटी रुड़की से किया और मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहती थी। लेकिन जीवन के परिवर्तन का कोई जानते नहीं है, भविष्य में हम सोचते बहुत हैं, होता बहुत कम है। आपने जब टीचर की बात कही है तो मैं आपको आज अपने जीवन की एक ऐसी अनछुई कहानी सुनाऊंगी जो शायद कभी मैं सुना नहीं पाई होंगी। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भोपाल के अंदर हुई थी। मेरे फादर बीएचईएल भोपाल में काम करते थे, तो वहाँ पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन थी और उसके बाद में ट्रांसफ़र होकर के हम बीएचईएल हरिद्वार में आ गए थे। 32 वर्षों के बाद मेरा भोपाल में जाना हुआ। इन 32 वर्षों में जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आ गए। मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ भी गई, सांसद भी बन गई, सांसद से हार भी गई। ये सब उतार चढ़ाव जीवन में आए। मैं वहाँ पर अपने एक मित्र के यहाँ गई जो MNIT में प्रोफेसर थे, और मैंने जाने से पहले एक इच्छा जाहिर करी कि मुझे अपना स्कूल देख करके आना है, जिसमें मेरी नींव रखी गई थी, जहाँ से प्राइमरी एजुकेशन हुई थी। उसने व्यवस्थाएं बिठाई और हम स्कूल देखने के लिए चले गए। वहाँ पर जब प्रिंसिपल से मिलना हुआ तो मैंने कहा, मेरी 5th में एक क्लास टीचर होती थी आंखें गांवकर मैडम, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो रिटायर हो गई, 75 वर्ष की आयु,
और रिटायर होकर के वो कहीं सेटल थी, तो उन्होंने बताया कि वो उस मोहल्ले में रहती हैं, आप वहाँ जा कर के उनको मिल सकते हैं। हम ढूंढते ढांढते उनके घर पर चले गए और बुजुर्ग महिला 35 साल बाद जिनके दरवाजे की घंटी मैंने दबाई हो और उन्होंने दरवाज़ा खोला, खोलते ही मैंने उनको कहा, नमस्कार मैडम, आप मुझे पहचानी नहीं होंगी। तो उन्होंने मुझे कहा, 1 मिनट, तुम सुधा यादव हो? और वो मेरे गले लग करके रोने लग गई। 35 साल बाद 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची को अगर किसी टीचर ने पहचाना है तो स्वाभाविक है कि वो मोमेंट बहुत इमोशनल भी था, और ऐसे टीचर का इतने वर्ष तक याद मैं रख पाई तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे सिखाया होगा। और वो सीख कैसे जीवन में काम आ रही है या फिर कैसे आप आगे लगातार बढ़ रही हैं वो नजर भी आता है। 35 साल बाद, इसीलिए वो एक जो छोटी बच्ची के तौर पर देखा था, फिर 35 साल बाद भी उन्होंने आपको पहचाना और जाना। मैम, महिलाओं की भूमिका पर हम बात कर रहे हैं। हम देश की आधी आबादी जरूर हैं, लेकिन हम कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां पर महिलाएं, कुछ क्या मैं कहूँगी मोस्टली फील्ड ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की संख्या कम नजर आती है। आज भी महिलाएं बहुत संख्या में ऐसी हैं कि घरों में हैं। राजनीति की बात कर लीजिए, प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, जो महिलाओं के नंबर्स हैं, संतुष्ट हैं आप उससे? मुझे लगता है कि हमको सकारात्मक पक्ष को ज़्यादा देखना चाहिए। ये ठीक है कि अभी भी हम पीछे हैं, लेकिन आप पिछली 3 लोकसभा का डेटा अगर उठा करके देखेंगे तो आज 17% महिलाएं लोकसभा के अंदर हैं, संसद के अंदर हैं। पहले तो ये डाटा 9 से ऊपर ही नहीं जाता था, 10% से नीचे रहते थे। हम 33% रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं, 17% के ऊपर महिलाएं अपनी ताकत और अपनी हिम्मत के अंदर आज अगर पार्लियामेंट में पहुंची हैं, तो इस सकारात्मक पक्ष को अगर हम देखेंगे और समाज का साथ रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमको लगता है कि हम पीछे हैं, हम पीछे नहीं रहेंगे। ऐसी उम्मीद करते हैं हम सब कि ऐसे कुछ बदलाव आएंगे और उन्हें सकारात्मक बदलाव का इंतजार हम कर रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं के जीवन में चैलेंजेस आते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए अपने जीवन में? ऐसा कौन सा मंत्र उन्हें अपनाना चाहिए? आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं, उनसे आपका कई बार बातचीत भी हुई है, चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में मंत्र बहुत देते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग हों। क्या मंत्र ऐसा होना चाहिए महिलाओं के लिए जो वो आगे तो बढ़े, पीछे मुड़ने की नौबत ना आए? देखिए, महिलाओं के लिए नहीं, मैं तो सबके लिए ही कहना चाहूँगी, और वो महिलाओं पर भी लागू होता है कि जीवन में करेज, कमिटमेंट, कन्विक्शन, डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन, अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो हम किसी भी फील्ड के अंदर ऊंचाइयों को छूने में कामयाब हो पाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो इन स्टूडेंट्स को भी मैं एक बात कहना चाहूँगी। देखिए, जब आर्मी के अंदर एक बच्चा जाता है और वो 17-18 साल की उम्र के अंदर भर्ती हो जाता है, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में जब वो वहाँ से बाहर निकल करके आता है तो हम उसको लड़का नहीं कहते, वी कॉल हिम जेंटलमैन। और वो 3 साल की ट्रेनिंग में जेंटलमैन बन गया, उम्र तो 20 साल ही है उसकी भी, क्योंकि उसने वहाँ पर डिसिप्लिन सीखा है, वहाँ पर डेडिकेशन को सीखा है, वहाँ पर डिवोशन को सीखा है, वहाँ पर करेज को सीखा है, वहाँ पर कमिटमेंट को सीखा है, वहाँ पर नेशन के लिए जान गंवाने को सीखा है। तो इन शब्दों ने उसको जेंटलमैन बना करके आपके बीच में भेज दिया। तो अगर हम भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम भी इनको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उतने ही अच्छे तरीके से हम जीवन में सफल होने में कामयाब होंगे। कुछ सवाल है मैम, आपके स्टूडेंट्स से सवाल आपसे करना चाहते हैं। जी, Anywhere else? किसी के पास कोई सवाल नहीं है, सब सेटिस्फाइड है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। राजनीति की बात मैम, हम देखते हैं चूंकि गुजरात में इलेक्शन है, दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन है, हम रात दिन न्यूज़ जब कवर करते हैं तो हम देखते हैं कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 70+ हैं वो एक ही दिन में 4 से 5 जिलों में जाते हैं, दौरे करते हैं, सभाएं करते हैं, उनके भाषण दमदार होते हैं। ये एनर्जी आती कहाँ से? और राजनीति क्या 24 घंटे 7 दिन 365 दिन क्या हमें वही डेडिकेशन देनी होती है? देखिए, जितना उनके जीवन को लोग पढ़ेंगे, जितना उनके जीवन को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो मेहनत की पराकाष्ठा है। वो डिवोशन के साथ में काम करते हैं और लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य को पाने में अपना संपूर्ण देने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए छोटे से लेकर के बड़े इलेक्शन तक हमको अपना संपूर्ण देना है और संपूर्ण अपने कार्यकर्ताओं का लेना है। इन दोनों पहलुओं पर काम करते हैं, इसलिए आपको वो इतनी मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। और वो अपने भाषणों में जिक्र करते भी हैं कि मैं ऊर्जा कहाँ से लेता हूँ। जब विपक्ष सवाल खड़े करता है और जब उल्टा सीधा बोलता है तो मैं वहीं से एनर्जी गेन करता हूँ और वही ऊर्जा मेरे काम आती है, जिसमें 24 घंटे 7 दिन मैं मेहनत से काम करता हूँ, आप ही लोगों के लिए सेवा करता हूँ। ऋतु सवाल के साथ तैयार है और एक बच्ची आपसे सवाल करना चाहती है। जी फर्स्टली मैम नमस्कार। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि गांव के एरिया में जो सरपंच महिलाएं होती हैं वो बस सरपंच ही रहती हैं, मतलब जो उनके हस्बैंड्स होते हैं वो ही सारा डिसीजंस ले रहे होते हैं कि कहाँ ग्रोथ करनी है, कहाँ पे स्टैम्प यूज़ करनी है। वो जस्ट उनका नेम होता है कि वो सरपंच हैं, बाकी जो डिसीजंस होते हैं वो सारे उनके हस्बैंड्स ही ले रहे होते हैं। देखिए, अभी इसमें एक बदलाव आना शुरू हुआ है जब से पढ़ी लिखी पंचायतों का कंसेप्ट आया है। और पढ़ी लिखी महिलाएं और ख़ास तौर से यंग गर्ल्स जब सरपंच बनकर के बाहर आ रही है तो वो लोग अपने निर्णय को लेने में स्वयं आगे आ रही है। कुछ परसेंटेज आज भी है, लेकिन बदलते समय के साथ में वो भी बदलेगी और पढ़ी लिखी सरपंच जो हैं वो निर्णय स्वयं लेगी, ऐसा मान करके ये निर्णय लिया गया था। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बदलाव और ज़्यादा आएगा। और ये बदलाव आया भी है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम महिलाएं में जब 20 से 25 साल की उम्र की 4 सरपंच मेरे सामने थी तो मैं आंखों से यकीन नहीं कर पा रही थी कि छोटी छोटी दिखने वाली जो बच्चियां हैं ये सरपंच के तौर पर अब गांव संभालेंगे। और बड़ा भावुक कर देने वाला एक बच्ची का सेंटेंस था। वो कह रही थी कि जब मैं वोट मांगने के लिए जब घर घर जा रही थी तो एक बूढ़े से बुजुर्ग थे, 80+ थे, और वो कह रहे थे बेटी तू जब सरपंच बन जाएगी तो मेरी ये नाली बनवा देना। ये बड़ा बदलाव था, जहां गांव के बुजुर्ग जो महिलाओं को थोड़ा पीछे धकेलते थे या कहते थे नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, वही बुजुर्ग आज बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरपंच बनेगी तो तू मेरे गांव के लिए काम करेगी, मेरी गली के लिए काम करेगी। मैम बदलाव तो आ रहा है। MBA पढ़ने के बाद कॉरपोरेट की जॉब छोड़ करके भी महिलाएं सरपंच बनी है। स्वाभाविक है कि उन महिलाओं के पास में एक विजन होगा, काम करने का जज्बा होगा और वो काम को जमीन पर उतारने के लिए संकल्पित होकर के काम करेंगी। हरियाणा में जहां पर सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नज़र आता था कुछ साल पीछे अगर हम जाएं तो, लेकिन आज के वक्त में महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं। सरपंच जिनका हमने अभी जिक्र किया, वहाँ छोटी छोटी बच्चियां सरपंच चुनी जा रही हैं और वो ऐसे ही नहीं है, बाकायदा घर के बुजुर्ग से लेकर युवा तक उन्हें वोट दे रहे हैं, यानी बदलाव है। कुछ और बदलाव आप देखती हैं आने वाले वक्त में जिन पर काम होना चाहिए? देखिए, हरियाणा के अंदर जितना अधिक महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम पिछले 8-10 वर्षों में हुआ है, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारे को भी हरियाणा के लोगों ने चरितार्थ किया है और आज बेटी के जन्म के ऊपर भी कुआं पूजन की जो पद्धति है उसको लोगों ने अपनाना शुरू किया है। ये एक सार्थक पहल है, सकारात्मक बदलाव है और यही बदलाव धीरे धीरे आगे चल करके बड़े बदलाव का स्वरूप लेगा। और उस बड़े बदलाव में एक बदलाव ये भी है कि पहले अमूमन हम हर घरों में देखते थे कि बेटे की चाहत होती थी, एक बच्ची हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, बेटे की चाह खत्म नहीं होती थी। जहां बेटा पैदा हो जाए तब लगता था कि परिवार पूरा हुआ है। अब ये बदलाव भी हम देखते हैं, अब लोग कहते हैं एक ही बच्चा हो, चाहे वो बेटी है या बेटा है। अब तो बेटियां बहुत नाम रोशन कर रही हैं, परिवार का, गांव का, इलाके का, अपने प्रदेश का, इसलिए अब ये चीजें पीछे छूटती जा रही हैं। अच्छा, इस सोच को पीछे छूटने में आप वजह किसे देखती हैं? क्या लोग जागरूक हो गए हैं या फिर जो रैलियां हो रही हैं या फिर जिस तरह से नेता जो नारे दिए जा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ?
देखिए, ये बदलाव जब भी होता है वो कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ होता है। शुरुआत एक व्यक्ति करता है और उस शुरुआत में सब लोगों की जब सहभागिता होती है तभी हम बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हरियाणा के अंदर से चालू हुआ। इस नारे को हरियाणा की जनता ने सहृदय स्वीकार किया और सबकी सहभागिता के साथ में आज हम बदलाव को देख पा रहे हैं। सेक्स रेशो में बदलाव आया है, बच्चियों को आगे पढ़ाया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और राजनीतिक फील्ड में भी जब 50% महिलाओं की भागीदारी का काम हमने किया है तो निश्चित रूप से बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। अंत में हम महिलाएं के जो दर्शक इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आपको देख रहे हैं उनके लिए, यहाँ बैठे हुए जितने ऑडियंस हैं उनके लिए, हम महिलाएं के लिए कोई मैसेज आपका? देखिए, मैंने तो शुरू में बीच में ही मैसेज दे दिया कि जीवन के अंदर सकारात्मक भाव के साथ में अगर हम काम करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम निकल करके आएंगे और लाइफ के अंदर डिसिप्लिन्ड लाइफ ही आपको पे करती है। इसलिए हमारे पास में जो मैंने कहा था शुरू में कि करेज, कन्विक्शन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन, इन शब्दों को अगर हम अपने जीवन में सार्थकता के साथ में स्वीकार्य करके काम करेंगे तो अपनी ऊंचाइयों को छूने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। यही संदेश मैं आज के इन स्टूडेंट्स को और सब लोगों को देना चाहती हूँ। इस संदेश को अपने जीवन में अमल में लाइएगा, सफलता आपसे दूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एनर्जी पार्टनर इंडियन ऑयल, फूड पार्टनर नीलकंठ स्टार, वेन्यू पार्टनर पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समालखा पानीपत, प्रिंट पार्टनर आज समाज, डिजिटल पार्टनर इंडिया न्यूज हरियाणा.com।